प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इंटर बायोलॉजी लेक्चर 6 चैप्टर दूसरा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इससे पहले लेक्चर 5 में मैं जो पुष्प की बीजांड यानी बीजांड की संरचना करा चुका था। बीजांड की संरचना चित्र सहित बता चुका हूँ कि बीजांड किस प्रकार होता है, कौन कौन से भाग होते हैं। अब हम जो है आज पढ़ेंगे यानी बीजांड के प्रकार। तो बीजांड जो है ओविल्स जो कितने प्रकार का होता है, यानी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ओविल, ओविल के प्रकार। अब हम ओविल के प्रकार ये देखेंगे कि ओविल जो है किस आधार पर, बीजांड के प्रकार जो बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ग्रंथ के आधार पर कहें माइक्रोपाइल, चेलाजल एंड फ्यूनिकल, इन आधार पर हम देखेंगे। तो बीजांड जो है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ये पॉलीगोनम में पाया जाता है। दूसरा होता है एनाट्रोपस, यह जो सेम और चने में पाया जाता है। तीसरा होता है हेमिट्रोपस या रेनर पुलेसी जो फैमिली है उसमें पाया जाता है। और अगला है कंपाइलोट्रोपस या कैपिरेडिसी जो फैमिली है उसमें पाया जाता है। इससे अगला एम्फीट्रोपस, यह जो संतरा और नींबू में पाया जाता है। और लास्ट तो 6 है वो सरसिनोट्रोपस, यह जो नागफनी में पाया जाता है। यह जो है माइक्रोपाइल, चेलाजल एंड फ्यूनिकल के आधार पर 6 प्रकार का होता है। मैंने एग्जाम्पल सहित बता दिया। अब हम इसका एक एक करके चित्र सहित जो है इसका जो है अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार होता है। मैं एक रफली आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो है ओविल का जो चित्र बनाया था, तो आपको ध्यान हो कि उसके भाग बताए थे मैंने कि कौन कौन से उसके भाग होते हैं और किस तरह से ओविल की संरचना चलती है। एक बार पुनः हम इसे याद कर लेते हैं। यह मैंने जो है रफली ओविल बना दिया कि ओविल की संरचना देखेंगे। ओविल के भाग, मैंने ओविल जो बीजांड की संरचना कराई थी। अब हमको जो 3 जो है मुख्य रूप से इन भागों के द्वारा अध्ययन करना है कि ये कौन कौन से भाग हैं। यह जो होता है इस भाग को जो चेलाजल एंड बोलते हैं, चेलाजल एंड यानी निभाग। और निभाग चेला एंड के जस्ट नीचे जो होता है वो होता है माइक्रोपाइल। ये जो ओपन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इसे बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। और यह जो होता है इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल यानी बीजांड ग्रंथ। बाकी तो मैंने ओविल की संरचना कराई थी उसमें पूरा अध्ययन करा दिया था कौन कौन से थे। ये इंटेगुमेंट था और एम्ब्रियोसेक अलग था और जो आपका हेलम अलग था। अब जो हम इसमें केवल 3 भाग देखेंगे, क्योंकि बीजांड का जो प्रकार का बताएंगे इन 3 भागों के आधार पर है। चेलाजल एंड, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल यानी निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ के आधार पर देखेंगे कि ऑर्थोट्रोपस कौन सा किस प्रकार बनता है। अब हम जो है पहला आपका लेंगे ऑर्थोट्रोपस। देखेंगे ऑर्थोट्रोपस जो किस प्रकार का आपको ओविल की संरचना होती है। ऑर्थोट्रोपस जो होता है ओविल होता है वो आपका ऑर्थोट्रोपस जो ओविल होता है सीधा ओविल होता है।
क्योंकि इसमें इस तरह से समझे, यानी माइक्रोपाइल और आपका चेलाइजल एंड और फ्यूनिकल तीनों एक ही रेखा में होते हैं, इसलिए इसे सीधा ओविल कहा जाता है। यह जो है माइक्रोपाइल चेलाइजल एंड फ्यूनिकल यानी बीजांडद्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक ही लाइन में होते हैं, इसलिए यह जो सीधा ओविल कहलाता है, क्योंकि इसमें जो एक सीधी रेखा में होते हैं। इसमें केवल जनरल बताता जाऊंगा क्या क्या है। अब दूसरा जो आपका है एनाट्रोपस, इस ओविल को देखेंगे इसकी संरचना कैसे होती है। अभी जो बनाया था मैंने ये एनाट्रोपस था। एनाट्रोपस आप ओविल की जो संरचना देखेंगे वो देखेंगे इस तरह की होती है। ये होता है आपका एनाट्रोपस ओविल। यह जो ओविल होता है उल्टा ओविल कहलाता है। एनाट्रोपस जो ओविल होता है उसे उल्टा ओविल कहते हैं, उल्टा बीजांड। इसमें क्या होता है, फ्यूनिकल जो है बीजांड वृत्त लंबा होकर के माइक्रोपाइल और बीजांड वृत्त लगभग एक नजदीक आ जाते हैं। जैसे आपका ये चेलाइजल एंड हो गया, चेलाइजल एंड, और ये माइक्रोपाइल और ये फ्यूनिकल। इसे जो उल्टा ओविल कहते हैं। यह जो है तीनों इसमें माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल लगभग समान एक जैसे नज़दीक नज़र आते हैं। यह जो आपका सेम और चना इसमें पाया जाता है एनाट्रोपस जो है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन इसके समझने के लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया जिससे आप समझ जाना ये किस प्रकार का ओविल है। अब आएगा आपका तीसरा हेमिट्रोपस, यानी हेमिट्रोपस आपका जो ओविल कौन सा होता है इसे देखेंगे कि कौन सा आपका हेमिट्रोपस ओविल है। हेमिट्रोपस जो ओविल होता है इसमें संरचना जो इसकी होती है आपकी देखेंगे हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस ओविल में जो क्या होता है कि माइक्रोपाइल और चेलाइजल एंड एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। और ये आपका फ्यूनिकल हो गया, फ्यूनिकल। इसका जो मोस्ट पॉइंट है ये है कि माइक्रोपाइल एंड चेलाइजल एंड एक क्षैतिज सीधी रेखा में स्थित होते हैं। माइक्रोपाइल और चेलाइजल एंड एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। इसे जो आपका कौन सा ओविल कहा जाता है, हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस यानी रेननकुलेसी फैमिली में आपका ये पाया जाता है। अब आएगा आपका कंपाइलोट्रोपस। अब पढ़ेंगे हम कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस क्या होता है, इसमें जो है इस तरह से संरचना देखेंगे इसकी।
चैलाइजल एंड माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल। इसमें जो है इतना नज़दीक आ जाता है कि चैलाइजल एंड तो पीछे रहता, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल लगभग आपको जो है नज़दीक नज़र आएंगे। इससे जो है ये तीसरा जो आपका कैम्पायरोट्रोपस, चौथा जो होता है ये ओविल, इसमें जो है नज़दीक बीजांड वृत्त और माइक्रोपाइल जो बिल्कुल नज़दीक नज़र आएंगे। ये जो आपका कुछ है हेमी कैम्पायरोट्रोपस, ये कैपिरेडिसी हेमिलेज उसमें पाया जाता है। अब आपका आएगा एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस जो है इसकी एक मुख्य एक करेक्टर है, कई बार पूछा है कि एम्फीट्रोपस जो है ओविल जो होता है उसका ये पूछता है कि ये आपका एम्फीट्रोपस जो ओविल होता है कि इसका जो भ्रूणकोश होता है एम्ब्रियो, ये जो घोड़े के नाल के समान हो जाता है। घोड़े के नाल के समान मुड़ जाता है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ये आपका माइक्रोपाइल हो गया, माइक्रोपाइल। ये आपका चैलाइजल एंड और ये आपका फ्यूनिकल। ये कई बार पूछा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में कई बार पूछा है कि किस प्रकार के बीजांड की संरचना का बीजांड जो आपका भ्रूणकोश होता है घोड़े के नाल के समान हो जाता है। ये आपका जो है एम्फीट्रोपस का जो भ्रूणकोश होता है वो घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। ये इसका मेन करेक्टर है कि इसका जो भ्रूणकोश होता है वो घोड़े के नाल के समान हो जाता है। अब आपका आएगा लास्ट सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस जो ओविल होता है इसमें सर्सिनोट्रोपस जो ओविल होता है इसमें आपका जो है फ्यूनिकल इतना मुड़ जाता है कि ओविल जो है पूरा कवर्ड हो जाता है। यानी इसका ओविल जो इतना बड़ा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है इसका ओविल कि सर्सिनोट्रोपस जो उसका ओविल का जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चैलाइजल है। इसमें क्या होता है कि इसका जो फ्यूनिकल बीजांड वृंत इतना जो लंबा इतना बड़ा हो जाता है कि उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, पूरे बीजांड की संरचना को घुमा देता है। ये कई बार पूछा है किस प्रकार के बीजांड वृंत सबसे अधिक लंबा होता है। यानी इसका होता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस का जो बीजांड वृंत होता है वो सबसे लंबा होता है। यह नागफनी पौधे में पाया जाता है। यह क्या करता है कि चारों तरफ से बीजांड को घेर लेता है, इतना लंबा हो जाता है। ये मैंने जो आपको बीजांड के प्रकार और बीजांड की संरचना के बाद बीजांड के आपको जो टाइप्स बताए विद चित्र के द्वारा जो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से जो बीजांड के प्रकार होते हैं। अब जो हम इसमें कुछ शॉर्ट नोट आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो 2-2 नंबर में शॉर्ट नोट बोलिए। ये कहा था आपका जो है कई बार पूछा है, एक शॉर्ट नोट आपका आता बहुभ्रूणता, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बहुभ्रूणता,
एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता। यह जो बहुभ्रूणता होती क्या है और किसने सबसे पहले खोजी थी, ये पूछा कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी और ये किसमें पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता सबसे पहले जो थी डिस्कवर की थी, डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वॉन ल्यूवेन यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसमें किया था संतरे में, संतरे में। दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला करेगा कि बहुभ्रूणता को किसने खोजा था। अब इसका एक सीधा एक क्वेश्चन मिलता है कि बहुभ्रूणता को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। दूसरा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजा किस पौधे में खोजा था। यह जो संतरे में सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। दोनों क्वेश्चन जो है आपके वेरी इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से। और इसके अतिरिक्त आप कोई क्वेश्चन देंगे नीट, उसमें भी कई बार पूछा है। अब देखेंगे बहुभ्रूणता होती क्या है। बहुभ्रूणता क्या होती है कि बीज में, जैसे कोई सीड है, बीज में जब एक से अधिक भ्रूण, बीज में जब एक से अधिक भ्रूण मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता यानी पॉली मीन्स अनेक, एम्ब्रियोनी यानी भ्रूणता। उसमें जो भ्रूण जो है एक से अधिक मिलते हैं, जिसे जो हम बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे में ये 1719 में, डेट कभी पूछ लेता है, 1700 जो है आपकी 19 में सबसे पहले बहुभ्रूणता की डिस्कवरी की गई थी। बहुभ्रूणता जो कई प्रकार की होती है। पहली होती है सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता और अपस्थानिक बहुभ्रूणता और विदलन बहुभ्रूणता। ये मैं आपकी इनका जो है डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या होता है। कि पहली होती है आपकी सरल बहुभ्रूणता, दूसरी मिश्रित बहुभ्रूणता, तीसरी विदलन बहुभ्रूणता, चौथी आपकी होगी अपस्थान बहुभ्रूणता। यानी जो है 4 प्रकार की आपकी बहुभ्रूणता होती है। बहुभ्रूणता के बाद दो आपको जो है यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। बहुभ्रूणता की डिस्कवरी किसने की, किस पौधे में की और किस सन में की। 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये प्रकार हो गए। अब एक शॉर्ट नोट और पूछता है कि अनसेक फलन, ये भी कई बार पूछा गया है, हम क्लास 10th से पढ़ रहे हैं। अनसेक फलन कि यानी अनसेक फलन जो है क्या होता है, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, बोलेंगे तो पार्थेनोकार्पी। अनसेक फलन, अमीन्स नहीं, निषेचन यानी बिना निषेचन के फल की बनना, इसे कह सकते हैं बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है, अनसेक फलन।
अनसेक फलन। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे परागण हुआ, परागण जो निषेचन हो, परागण के बाद फल बनेगा, फल न बन करके ऐसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन क्रिया नहीं होती और फल बन जाते हैं। लेकिन इनमें जो फल बनते हैं कैसे होते हैं, बीज रहित, ये ध्यान रखना हमको, बीज फल कैसे बनेगा बेटा, बीज रहित फल बनेंगे। किस क्रिया द्वारा, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनसेक फलन कहलाता है। लेकिन इसमें जो फल होते हैं वो कैसे बीज रहित होते हैं, ऐसे फलों को क्या कहा जाता है, अनसेक फलन। अनसेक फलन, अनसेक फलन हो गया, यानी अनसेक फलनी फल, फलनी फल। ऐसे जो हम उसको क्या कहते हैं, अनसेक फलन जो द्वारा जो बनते हैं उसे बोलते हैं अनसेक फलनी फल। जो फ्रूट होगा उसके पॉइंट याद रखने हैं, बिना निषेचन, दूसरा बीज रहित, तीसरा फल क्या कहलाता है, अनसेक फलनी फल कहलाता है। जैसे जंतुओं में होता अनसेक जनन, पार्थेनोकार्पी कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, जब वो मधुमक्खियों में और कीटों में होता है, वो उसमें क्या होता है, बिना निषेचन के जो है जीव का निर्माण होता है। इसी प्रकार पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, अनसेक फलन में बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, लेकिन फल जो बनता है बीज रहित बनता है, जिसे अनसेक फलनी फल कहा जाता है। अब जो है मैंने इसमें पॉइंट बता दी, एक पॉइंट आ रहा आता है शॉर्ट में पूछता है, असंग जनन, असंग जनन, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। यानी असंग जनन क्या होता है कि जब पौधे में, समझेंगे, जब पौधे में संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो पौधे में जैसे संयुग्मन न हो तो या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, लेकिन द्विगुणित कोशिका से जो है फल का निर्माण, वो नया पौधा बन जाता है। क्या होता है इस क्रिया में, संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, नहीं, लेकिन क्या होता है द्विगुणित कोशिका से, द्विगुणित कोशिका यानी डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल यानी बोल सकते हैं ट्यूबवेल से क्या बन जाता है, नया पौधा बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। इसमें जो संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, लेकिन जो डिप्लॉयड कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका होती है, उससे नया पौधा बन जाता है। इस क्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। अब जो हम अगला अध्याय चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, मानव जनन। धन्यवाद।